हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं 109A, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग 107 है। आपके इस सब्जेक्ट का नाम है जो 109A कोड है। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ 40 क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप हर क्वेश्चन से क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि यहाँ पे ऑन एंड अराउंड मैं कह सकती हूँ कि 60 से 70 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आंसर्स डायरेक्ट नहीं बताए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की एट ए इंस्टेंट पढ़ के। उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगी और साथ में एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में दूंगी। ठीक है, ये वीडियो का जो भी कंटेंट है ये बनाया गया डिटरमाइन वन, जिनका नाम नीरज है। वो मेरे कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन कंटेंट बनाया है। ठीक है, तो आई ट्रूली गिव माई थैंक्स टू हिम। और फिर वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तभी इस वीडियो का एक अर्थ है। अगर आप नोट्स भी बना सकते हैं और इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और एग्जामिनेशंस में एंट्री करने से पहले उसको आप पढ़ सकते हैं। उसको आप एक तरह से जो फैक्चुअल चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आ रहे हैं। जो पिछला पेपर आपने देखा ही होगा, कई सारे उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत है। सिर्फ एक वीडियो देख करके आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। यू शुड रीड पैराग्राफ्स, डिफरेंट पैराग्राफ्स, बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 से यहाँ पर रिलेटेड है। जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी अब तक की आई है 1968, 1986, उसके बाद 2020, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा होगा कि मैं ये बार बार हर वीडियो में क्यों बताती हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो भी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको आगे भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप बोलिए 1986 ऑफिशियली इंटाइटल्ड एज चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव। और ये पॉलिसी आपको पता है कि इंट्रोड्यूस किस गवर्नमेंट में की गई थी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में की गई थी। उसमें टोटल 12 पार्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे गेस करिए क्या आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने पार्ट थे, तो यहाँ पे फ्रेम किया गया है 12 पार्ट थे। और 1986 की पॉलिसी किसके गवर्नमेंट में आई थी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो इसका सही आंसर है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पे सही है। मतलब कि ये सारे तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है। ठीक है, 1986 में बात की गई थी नेशन वाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10+2+3 पैटर्न। ठीक है, जो 10+2+3 पैटर्न है उसको पूरे इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, मिनिमम 6% ऑफ जीडीपी विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। ठीक है, कि जीडीपी का कितने परसेंट उस पॉलिसी में बात की गई थी कि हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, 6% खर्च करेंगे। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट एंड रूरल यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक क्वेश्चन है कहने को, यहाँ से कई तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें डाइट और रूरल यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई थी। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलेंगे 1986 की जो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी उसमें बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है विच वन इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आरटीई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आरटीई का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट है। आरटीई कब आई, 2009 में आई। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2009, सही है। 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। ठीक है, ये सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, 2002 के जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें अनुच्छेद 21A डाला गया। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 14 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये जब तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आर्टिकल 21A है ये कौन से संविधान के संशोधन में इसको इंसर्ट किया गया था। तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें इंसर्ट किया गया था। ठीक है, आरटीई एक्ट जो है वो आपका कब पारित हुआ, कब लाया गया, 2009 में लाया गया। ठीक है, और आरटीई में ये भी पूछ सकता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन
किस वर्ष के बच्चों की जो ड्यूरेशन है वो पूछ सकता है कि भाई 6 से 14 वर्ष की बात की गई थी, 0 से 6 वर्ष बात की गई थी, तो 6 से 14 वर्ष वहाँ पे आपका सही होगा। तो एक क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखते हैं, विच वन इज़ अ फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बात की गई थी, नो फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट विल बी गिवन टू स्टूडेंट। ये ऑप्शन सही है कि भाई उसमें छात्रों को कोई शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं देना है, ये बात की गई थी आरटी 2009 में, ये आपका ऑप्शन सही है। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड नो कैपिटेशन फीस, ये भी सही है। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क एक्सेप्ट इन सेंसस, इलेक्शंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सेक्शन 27। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि जो टीचर्स हैं भाई उनको जो नॉन एजुकेशनल वर्क है, जैसे जनगणना चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, वो नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ऑल्दो प्राइमरी लेवल पे तो अभी हर लेवल पे लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देखते हैं। आरटीई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 2009, इसका आप नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग आरटीई एक्ट इन 2009। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 के संबंध में सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नो प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर, सेक्शन 28 में बात की गई है कि भाई जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे, ये आपका ऑप्शन सही है। नो कैपिटेशन फीस एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, सेक्शन 13 में बात की गई है कि भाई प्रवेश के लिए कोई कैपिटेशन शुल्क या स्क्रीनिंग प्रक्रिया ये सब कोई नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट टू चाइल्ड, सेक्शन 17 में बोला गया है कि भाई बच्चों को शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का दंड नहीं देना है, तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जैसा कि यहाँ पूछा है नहीं इनकरेक्टली, तो जब तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो आपका नन ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसको चाहें तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं पॉइंट बुलेट बना करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, वो कब पास हुआ था? वॉज पास्ड इन 1995, 1995 पास हुआ। उसके बाद वो कब केम इन फोर्स? ऑन 7 फरवरी 1996। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ एक्ट? तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए कि भाई ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है ये कब पास हुआ? तो 1995 पास हुआ। और कब रियल पिक्चर में आया, कब इन्फोर्स हुआ, मतलब कब लागू हुआ? ठीक है, तो लागू हुआ पूछता है, इन्फोर्स पूछता है, तो आप 7 फरवरी 1996 लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि डेट भी आएगी, 1996 लगाएंगे। बट पास कब हुआ? तो आपका 1995 में पास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ इस एक्ट, इस अधिनियम का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये सही है। इसका पूरा ऑफिशियल एक्ट, इस एक्ट का ऑफिशियल नाम है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ठीक है, विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, 1995 में पास हुआ है, तो यहाँ पे 1995 ही लिखा होगा। 1996 में इन्फोर्स हुआ है, मतलब लागू हुआ है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे गलत पूछा है, रॉन्ग पूछा है? ठीक है, तो यहाँ इसका ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। अगर सही की बात करें तो फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 ईयर, मतलब कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में ये बोला गया है कि भाई जो 18 साल के जो बच्चे होंगे जिनके अंदर डिसेबिलिटी होगी उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और इट रिकग्नाइजेज 7 तरह की डिसेबिलिटी की बात पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में की गई है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। ठीक है, इसकी बात इसमें नहीं की गई है, तो यहाँ पे रॉन्ग बोला है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई है। जो ऑप्शन नंबर जो 6 है, ठीक है, 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 6 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, मतलब कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1986 एंड वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992। आरसीआई कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो आरसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरसीआई का फुल फॉर्म हो गया आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि भाई जो आरसीआई है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई, कब सेटअप
हुआ, तो जब सेटअप पूछता है तो 1986 आप लगाएंगे, और जब पूछता है कि कब इसे स्टेटरी स्टेटस दिया गया, मतलब वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आप 1992 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये 3 तरह के क्वेश्चन बन गए। चौथा क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन है कि भाई RCI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे, गेस करिए, सबसे जो दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की बात, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया, ये नहीं है आपका, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, क्या ये नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आज मिस्टेक हो रही है, ओके, शायद मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मैं एक बार इसको और हटा देती हूँ, यस, इसका ऑप्शन ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ इनकरेक्टली मैच्ड, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, और लिखा गया है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये भी सही है, सारे ही सही है यहाँ पे। तो प्लान ऑफ एक्शन की बात 1992 में की गई थी, मेंटल हेल्थ एक्ट की बात, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की बात 1987 में की गई थी, ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए एकीकृत योजना का जो मसौदा तैयार किया था वो 2005 में किया गया था। ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे बाकी तीनों ऑप्शन तो सही हो गए। अगर उसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया, आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट कब दी गई थी, तो 1992 में दी गई थी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे ही ऑप्शन सही हैं और सारे ही फैक्चुअल हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कॉपी पे ज़रूर ऐड कर लें, कॉपी पे लिख लें, और सुबह उसको ज़रूर आप रिवीजन करिएगा एग्जामिनेशन से थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग RTE एक्ट 2009। ठीक है, तो गेस करिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। यहाँ पे RTE एक्ट की बात की गई है 2009 में, यहाँ सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। RTE में बात की गई है कि भाई जो SC ST OBC डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन को 25% का रिजर्वेशन दिया गया। या आप ये जो अंक है जो 25% है इसको याद करिए। ठीक है, और प्यूपिल टीचर रेशियो की बात की गई है कि जो प्राइमरी लेवल पे है, मतलब 30 बच्चे पे एक टीचर रहेगा, और सेकेंडरी लेवल पे 35 बच्चों पे एक टीचर रहेगा। ठीक है, ये भी सही है आपका, दूसरा ऑप्शन भी सही है। मिनिमम वर्किंग डेज इन अ ईयर, एक साल में जो मिनिमम वर्किंग डेज है वो 200 होंगे, और पर वीक वर्किंग आवर 45 होगा। ये सब फैक्चुअल है, इसको आप कॉपी में नोट कर दीजिए। अब देखिए फैक्चुअल आता है पेपर की, कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है या दोनों आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसका नोट भी मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को भेजा था। ठीक है, और संदीप कुमार जी की बुक में ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया है, और इससे बहुत यूपी टेट सीटेट में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सीटेट में तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल दे के बताएगा कि पूछेगा कि भाई डिसलेक्सिया है क्या है। तो सबसे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, मैं बता देती हूँ। तो डिसलेक्सिया को देखते हैं। जो डिसलेक्सिया होता है उसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, रीडिंग से ही रिलेटेड है डिसलेक्सिया, ये बहुत ही आसान है याद करना। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को मैं रिलेट करके बताती हूँ। जैसे डिस्कैलकुलिया की बात है, अब कैलकुलेशन की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें हिडन है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ कैलकुलेशन की बात हो रही है तो मैथ्स में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पे डिस्कैलकुलिया जहाँ होगा डिफ़िकल्टी इन मैथ्स होगा। डिसग्राफिया, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ से आप याद रख सकते हैं कि जैसे आप कुछ ग्राफ बनाते हैं, मतलब कुछ लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन राइटिंग हो गया। डिसफेजिया, जिसको दूसरे शब्दों में अफेजिया भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। डिसफेजिया या अफेजिया, डिफ़िकल्टी इन लैंग्वेज। ठीक है, भाषा में कठिनाई होती है डिसफेजिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो डिसफेजिया है, जो अफेजिया है, इसमें जो भाषा की कठिनाई, जैसे आपको लगेगा कि भाई इसमें रीडिंग है, तो यहाँ पे सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिसफेजिया है, अफेजिया, इसमें आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, एसेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें एक और आता है डिफ़िकल्टी, जिसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, इसका मैं स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, DYSPRAXIA।
XIA। इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड मोटर स्किल्स। जैसे कि कोई बच्चा है कि वो बिल्कुल मतलब मोटर स्किल्स नहीं उसकी अच्छे से, पेंसिल वो ठीक से पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, वो ठीक से पेंसिल पकड़ के लिख नहीं पाता है, तो ये प्रॉब्लम उसमें आती है। पेंसिल ही ठीक से नहीं पकड़ेगा तो वो लिखेगा कैसे, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग डिफिनीशन ऑफ डेलिक्वेंट चिल्ड्रेन। ठीक है, बाल अपराध की परिभाषा के संबंध में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कोट दिए गए हैं, ठीक है, और मैं मतलब कोट आप बिल्कुल लिख लीजिए। डेलिक्वेंट चिल्ड्रेन से रिलेटेड अगर सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी जो भी आपको पसंदीदा कोट हो या जो आपको याद हो जाए वो आपको कोट एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। बाकी कोट आपके सब्जेक्टिव में तो आए, सब्जेक्टिव में तो आप लिखेंगे ही, ऑब्जेक्टिव में भी कोट आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अ चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डेलिक्वेंट चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये हेली ने बोला है और ये आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। जो बच्चा व्यवहार के सामाजिक मानदंड से विचलित हो जाता है उसे बाल अपराधी कहते हैं, ये हेली ने बोला है। सीरियल बट का स्टेटमेंट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। अ चाइल्ड इज टेक्निकली डेलिक्वेंट व्हेन हिज एंटी सोशल टेंडेंसीज अपीयर टू सो ग्रेव दैट ही बिकम और ऑट टू बी बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ऑफिशियल एक्शन। ये जो आपका है ये कोट सीरियल बट ने दिया है, ये भी सही है। तीसरा जो कोट है, डेलिक्वेंसी मे बी डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी सोशल बिहेवियर ये कीवर्ड है और ये आपका हेडफील्ड ने दिया है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन सही है, ठीक है। डेलिक्वेंसी लाइक एग्रेसिव बिहेवियर इन जनरल कैन अंडरस्टूड एज एग्रेसिव हॉस्टाइल बिहेवियर और कल्चरली एक्वायर्ड बिहेवियर, ये इन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। अब ये किसने बोला है उनकी स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ, टेलफोर्ड एंड SAWREY, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट आर द काजेज इटियोलॉजी ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी। बाल अपराध के क्या कारण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बाल अपराध के तीनों ही कारण है, हेरिडिटी भी हो सकता है, आनुवंशिक कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है, पर्यावरणीय कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन की बात रही, जो भावनात्मक रूप से बच्चे परेशान होते हैं, तो वो कहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं पूछा है। तो इसका ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑब्वियसली डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, तो वहाँ इमोशंस की बात तो हो गई नहीं, ठीक है। तो इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन में ऑटिज्म आ जाएगा, साइकोसिस आ जाएगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाएगा, बट डिसलेक्सिया नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, विच वन इज़ अ निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनका पूछा है कि भाई एक नकारात्मक विशेषता क्या होती है। तो हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। दे पजेस हाई IQ, ये उच्च IQ रखते हैं, तो अब ये निगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, दे आर मोर सिंसियर एंड ड्यूटीफुल, अधिक ईमानदार और कर्तव्य परायण होते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव है। दे आर सोशली वेल मैच्योर, वे सामाजिक रूप से अच्छी तरह से परिपक्व होते हैं, ये भी पॉजिटिव साइन है। सम टाइम दे शो ईगोइस्टिक बिहेवियर, कभी कभी वो अहंकारी व्यवहार दिखाते हैं, तो ये एक निगेटिव साइन है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन इज़ नॉट अ कॉज ऑफ स्लो लर्नर। ठीक है, जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं उनका कारण क्या है, ठीक है, कारण क्या नहीं है यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कारण पॉवर्टी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इंटेलिजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, ठीक है। पर्सनल फैक्टर भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, वेरी गुड न्यूट्रिशन लेवल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही बहुत अच्छा जो पोषण स्तर है वो यहाँ पे इसका कारण नहीं है। नॉट पूछा है यहाँ पे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है।
यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है इंटेलिजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आई थिंक यही बात है कि फैमिली में अगर जैसे पेरेंट्स हैं तो वो भी स्लो लर्नर है, तो आई थिंक ये इससे रिलेटेड है, इसलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है। बहुत सूटेबल ऑप्शन आपका यही है, ठीक है। वेरी गुड न्यूज़ है भाई, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है, ये बिल्कुल ही पॉजिटिव ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे इसका रीज़न नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे देखिए, विच ईयर वॉज अनाउंस्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन बाय यूनाइटेड नेशन 1976, ठीक है, इन 1976। ओके, किस वर्ष को 1976 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका है 1981, ठीक है, कि 1981 जो है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, Which day in every year is celebrated as International Day of Person with Disabilities? हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट का पेपर है तो इन्वायरमेंट डे क्या है, थीम क्या है, वो सब आपको मतलब याद रखना चाहिए, ठीक है। मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? 17 का ए होगा, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, IQ ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज़, ठीक है। अब ये ऑप्शन काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है, आप देख के बताइए, यहाँ पे हो सकता है इस तरह के ऑप्शंस, आई डोंट थिंक इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, बट मिल भी सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर जो सी है 50 to 75 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी जो 25 से 39 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा क्लोज आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए, डाउन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज मंगोलिज्म डिस्कवर्ड बाय जॉन लैंडन डाउन इन 1866 इज कॉज्ड बाय 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अदर देन 23 पेयर ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि डाउन सिंड्रोम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा ढूंढा गया, तो जॉन लैंगडन डाउन के द्वारा ढूंढा गया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कब ढूंढा गया? 1866 में ढूंढा गया। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थे कि इट इज़ कॉज्ड बाय 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अदर देन 23 पेयर ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे पूछा है कि वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जो अतिरिक्त जो गुणसूत्र है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? यहाँ पे मेंटली जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं उनका भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, और काफ़ी क्लोज वर्गीकरण है, तो इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन है उनको उनकी IQ जो 50 से 75 है, ये है कि भाई जो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है जिनकी IQ 50 से 75 के बीच में है, उनको क्या है कि आप रेगुलर क्लासरूम में भेज सकते हैं, सामान्य बच्चों के साथ वो पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका हो गया ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड। हो सकता है कि फुल फॉर्म भी आ जाए कि भाई TMR का फुल फॉर्म बताओ, EMR का फुल फॉर्म बताओ। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड वो बच्चे हैं कि भाई उनको स्पेशल स्कूल में डाला जाएगा जिनकी IQ 25 से 50 है। 25 से जो कम IQ के बच्चे हैं उनको बोला गया है कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड, मतलब कि वो मतलब जीवन यापन के लिए वो दूसरे के ऊपर पूर्ण तरह से वो आधारित है, मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए, What program should not be used by teachers in teaching of mentally retarded children? मतलब कि हम कभी मतलब फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो हमें क्लास में मानसिक रूप से जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाने जाना है, तो हमें ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना है, ये बिल्कुल हमें करना ही चाहिए। वार्म प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप, छात्र और शिक्षक का जो संबंध है वो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल अटेंशन, तो भाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, वो मंदबुद्धि बच्चे हैं, तो उनको क्या है कि थोड़ा सा इंडिविजुअल अटेंशन
देने की ज़रूरत है। ठीक है, पनिशमेंट से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो पनिशमेंट ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 को यहाँ पे देखते हैं। विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पे अगेन पूछा गया है कि नॉट की भी जो मानसिक मंद रूप से मंद बुद्धि जो बालक हैं उनमें कौन सा उनकी फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट मेमोरी, लघु स्मृति, ये फीचर है उनका। ठीक है, जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। कांस्टेंट पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उनका जो भी उनका रिजल्ट आता है वो अच्छा नहीं आता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से मंद है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें स्पेशल असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि हम शिक्षक कभी बनेंगे तो हमें उन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देने की ज़रूरत है। लो इंटेलिजेंस तो होगा ही। गुड लीडरशिप क्वालिटी, जो गुड लीडरशिप क्वालिटी है, जो अच्छा नेतृत्व करने की क्वालिटी है, वो उनके अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे देखिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन, ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, और मैंने जो 6 वीडियोस डाले हैं, जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा मतलब ये है कि क्लास में हर बच्चा, डिसेबल बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ेगा, हर बच्चा उसी क्लास में पढ़ेगा। ठीक है, हाँ कुछ डिसेबल बच्चे हैं जिनको थोड़ा स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, तो उसमें क्या होना है, बाकी टाइम तो वो रेगुलर क्लास में पढ़ेगा। उसके बाद आप उसको जो रिसोर्स टीचर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, तो उसमें क्या होता है कि वो अलग से जाके 1 घंटा उनको अलग से असिस्टेंट दी जाएगी। इस तरह से होता है ये चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए, एक कोट है, और सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कंकरेंटली विद डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड। ये कोट है जिसमें कहा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से उप औसत सामान्य कामकाज जो अनुकूली व्यवहार में कमी के साथ समवर्ती रूप से विद्यमान है और विकास अवधि के दौरान प्रकट होता है। ये किसने कहा है? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट ग्लोबली। ठीक है, मतलब पूरे विश्व स्तर पर दृश्य हानि का सबसे आम कारण क्या है? तो यहाँ पे बताइए, सबसे आसान यहाँ क्वेश्चन है, क्या है ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। यहाँ पे जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, ये आपका मोस्ट कॉमन कॉज है दृश्य हानि का। ठीक है, बाकी मोतिया बिंदु आपको पता है, जो ग्लूकोमा है, यहाँ पे कांच बिंदु लिखा है, ग्लूकोमा को आप काला मोतिया बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन में भी आ सकता है। दृष्टि दोष परीक्षण के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, क्या टेस्ट किया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन सही है स्नेलन चार्ट, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है, देखिए किस तरह से आपको मतलब इस तरह से ऑप्शन दिए गए, एलन चार्ट, स्नेल चार्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं। ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड बाय WHO एज विजन इन अ पर्सनस बेस्ट आई विद बेस्ट करेक्शन ऑफ लेस दैन 20/500 और अ विजुअल फील्ड ऑफ लेस दैन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो 27 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। 10 डिग्री की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। विच इज़ इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग विजुअल इम्पेयरमेंट। कौन सा इनकरेक्टली मैच है, देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन देखिए, मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं या नियर साइटेडनेस बोलते हैं, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। ये आपका ऑप्शन सही है कि जिसको मायोपिया होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्प दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, उसमें अवतल लेंस का यूज़ होता है। ठीक है, ये आप लोग आप याद रखिएगा, अवतल लेंस का यूज़ होता है, ये सही है। दूसरा जो कोई ऑप्शन है हाइपरोपिया और फार साइटेडनेस, उसको है कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये भी आपका ऑप्शन सही है। कैटरेक्ट की बात की जाए तो कैटरेक्ट जो मोतिया बिंदु होता है उसको सर्जरी के द्वारा ही सही किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ADHD इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, जो ADHD है बच्चों को मतलब ADHD एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या करती है, वो मानसिक मेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों को अफेक्ट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, गेस करिए कौन सा फुल फॉर्म है इसका। इसका सही आंसर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है अटेंशन डेफिसिट हो जाता है। अटेंशन डेफिसिट मतलब कि वो क्या करता है, कोई काम करता है तो वो बहुत अटेंशन नहीं दे पाता, उसका जो अटेंशन देने का टाइम है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी मतलब वो बहुत ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव होता है, वो दौड़ता है तो बहुत ज़्यादा दौड़ता है, वो खेलता है बहुत ज़्यादा खेलता है, तो हाइपर एक्टिविटी बहुत ओवर एक्टिविटी उसमें होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड काउंसलर। एक अच्छे काउंसलर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, ज्ञान और कौशल बिल्कुल होना चाहिए, एथिक्स एंड वैल्यूज़ नैतिकता और मूल्य भी होना चाहिए, पेशेंस एंड एक्टिव लिसनिंग धैर्य और सक्रिय सुनना भी होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, पैसिव लिसनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पैसिव लिसनिंग तो उसको मार्क नहीं करना, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इम्पेयरमेंट। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक संचार संबंधित दोष है। ठीक है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ASD का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, उसको याद रखिएगा, ऑटिज्म तो ऐसे बोलते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट। ठीक है, ये ऐसी इम्पेयरमेंट है कि जिसमें कि जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बात नहीं कह पाता है, ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, और बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, और अटेंशन डेफिसिट तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया फुल फॉर्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे है, विच वन इज़ इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग काउंसलिंग। या काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच वन इज़ इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ये है नन ऑफ द अबव, सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक काउंसलिंग थियरी वॉज गिवन बाय FC थ्रॉन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सही है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल R. रोजर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम कोटल ने मेंशन किया था 5 तरह की क्वालिटीज़। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर बुक में बहुत डिटेल में दिया है तो पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं करना है कि सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे रहना है और एग्ज़ाम देकर आना है। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव स्टडी, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को यहाँ पे देखिए, द ब्रेल सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय लुई ब्रेल इन 1824, ही वाज फ्रॉम। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बना कि भाई ब्रेल जो सिस्टम है उसको किसने आविष्कार किया था, तो लुई ब्रेल ने किया था। ब्रेल सिस्टम का आविष्कार कब किया गया था, दूसरा क्वेश्चन, तो 1824 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो लुई ब्रेल है जिन्होंने ब्रेल सिस्टम का, ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया, वो कहाँ के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, रिवीजन करिए इस वीडियो के माध्यम से। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाई, मुख्य धारा की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A आपका सही है। ठीक है, देखिए अगर मेन स्ट्रीमिंग या इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों का अर्थ ऐसे सेम है। मेन स्ट्रीमिंग एक थोड़ा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन है, स्टार्ट तो इसका वर्ड शब्द मेन स्ट्रीमिंग से ही हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग आर, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे टू रिमूव द वीकनेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की कमजोरी दूर करना है, बिल्कुल सही बात है। टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन, रेमेडियल टीचिंग में क्या करते हैं कि उचित दिशा भी देना है, बिल्कुल सही बात है। टू अवॉइड लर्निंग रिलेटेड डिफेक्ट्स एंड ड्रॉबैक्स, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, ये तीनों ही आपके उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन्वॉल्व्स, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में क्या क्या शामिल है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये तीनों ही चीज़ें शामिल है, यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वभौमिक पहुँच, यूनिवर्सल इनरोलमेंट, सार्वभौमिक नामन, यूनिवर्सल रिटेंशन, ये भी आपका, ये तीनों ही चीज़ आपके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए, द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़। इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भाई समावेशी शिक्षा की नींव क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। इसमें फिलॉसफी भी आएगा, साइकोलॉजी भी आएगा, सोशियोलॉजी भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं यहाँ पे, विच वन इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, इक्विटी की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि भाई क्लास में, एक ही क्लास में हर बच्चा पढ़ेगा, वो डिसेबल है, उसको प्रॉब्लम चाइल्ड है, वो हर बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का बिल्कुल क्रक्स है। क्वेश्चन नंबर 39 को यहाँ पे देखते हैं, एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इस समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कि भाई ज़ीरो रिजेक्शन है। ज़ीरो रिजेक्शन मतलब कि कोई बच्चा आया एडमिशन लेने, आप उसको मना नहीं करेंगे। ठीक है, हर बच्चे को आपको एडमिशन देना है, बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, ठीक है, आप किसी को कास्ट, क्रीड, जेंडर के बेसिस पे बिल्कुल भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उसको देखते हैं, इन विच ईयर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल वाज पास्ड। यहाँ पे बिल की बात की गई है, कब पास हुआ है। ठीक है, और ये पास हुआ है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, 2016 में पास हुआ है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा होगा और इंपॉर्टेंट नोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। और जिन लोगों ने अभी फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अदर वीडियोस नहीं देखे हैं, उसको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और आई होप आपने इस मॉक में अच्छा परफॉर्म किया हो। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए। वीडियोज़ को एज अ रिवीजन के फॉर्मेट में देखिए। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लाना, कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए, ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता सकती हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको पढ़नी है। कॉन्सेप्ट तभी तैयार होगा जब आप बुक से उसकी एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आगे प्लान होगा, सीटेट से रिलेटेड प्लान होगा। ठीक है, और आप लोग को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों का आया है रिस्पॉन्स कि OMR भरने में मिस्टेक हो गई है, तो सबसे पहले 5 मिनट आपका एग्ज़ाम लेट शुरू हो, लेकिन आपको OMR बहुत ही केयरफुली भरना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।